वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ सितंबर 10 का तरफ से टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आया है 3 से 4 महीने पहले, जिसका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गया। टेक्नीशियन पोस्ट का एग्जामिनेशन 6 जनवरी से शुरू होगा और 11 जनवरी तक टोटल 3 शिफ्ट में इसका एग्जामिनेशन होते रहेगा हर दिन। ओके, और इससे पहले मैं फीटर ट्रेड का 2 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मैशिनिस्ट ट्रेड का 1 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैं सोल्यूशन यूट्यूब पर डाला था, तो जिसमें आप देख सकते हैं फीटर वाले का सबसे पहले 31,000, सेकेंड में जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर उसमें 14,000 और मैशिनिस्ट का पेपर में 12,000 स्टूडेंट ने ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। तो इन सभी स्टूडेंट का जब रिक्वेस्ट था, और मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस टर्नर पोस्ट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरा पास है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। इस बात पे ध्यान देना है, क्योंकि हम पहले जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें मैं आपको बताया था डीआरडीओ का ऑफिशियल कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता। एग्जामिनेशन दे के आने का बाद सभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था, उसी क्वेश्चन को मैं अलग से कॉपी में नोट करके प्रॉपर सेंटेंस जितना हो सके हमसे उतना मैं सेंटेंस बना के उसको उसका आंसर का साथ आप लोग का सामने में लेके आता हूँ। तो आज भी टर्नर पोस्ट का आंसर की डिस्कशन करने वाला है। और जो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। टेक्निकल में 66 क्वेश्चन और नॉन टेक में आपको 20 क्वेश्चन का आपका इसमें क्वेश्चन मिलेगा। और कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ज़्यादा कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आप लोग को डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। वीडियो आप लोग पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा, जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नए हैं, वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से। आप देख सकते हैं ट्रेड टर्नर एग्जामिनेशन डेट 28 सितंबर 2019। टेक्निकल का क्वेश्चन सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा, और इस पेपर में जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा ओनली इसका क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। डिस्कशन क्लास अलग होता है। डिस्कशन क्लास आप लोग जानते हैं डीआरडीओ का जो 2000 एमसीक्यू का क्लास चल रहा था, तो उसमें टोटल 950 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा 1-2 दिन में, और उसका 1000 क्वेश्चन डीआरडीओ एग्जामिनेशन से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो इसमें हम प्रॉपरली एकदम डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन को जितना हो सके डीपली में क्लियर करते हैं, और इसमें आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इस क्लास को आप लोग देख लीजिए, आप लोग का टेक्निकल का मैक्सिमम टॉपिक जो इतना दिन से डाउट हो रहा था वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ओके, तो डिस्कशन क्लास अलग है। डीआरडीओ का 2000 एमसीक्यू क्लास आप लोग का डिस्कशन के लिए है। आज क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, और आप लोग को इससे पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है और कैसे आप लोग को पढ़ना है। टर्नर पेपर का क्वेश्चन सबसे आसान आया था। अगर देखते तो लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का कॉमन आया था, और कुछ क्वेश्चन था 1-2 अनकॉमन था। ठीक है, तो उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन था एंगल ऑफ ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड इज। ब्रिटिश एसोसिएशन मतलब बीए थ्रेड का एंगल कितना होता है, 47.5 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम बीएसडब्ल्यू थ्रेड का डेप्थ एंगल पूछा गया था। बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री, बीएसपी थ्रेड का भी एंगल होता है 55 डिग्री, और बीएसएफ थ्रेड का भी एंगल होता है 55 डिग्री। ओके, इसका बाद अगर इसका डेप्थ अगर आपको पूछा जाता, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.6403 इंटू पिच होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैलिपर इज मेड ऑफ। कैलिपर मतलब कौन सा कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, तो इसमें से कोई मेंशन नहीं किया था। तो कैलिपर किस मेटल से बनता है, माइल्ड स्टील से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इज बाय। तो अगर दुर्घटना को अगर आपको अवॉइड करना है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो एक्सीडेंट कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है, अगर आप लोग जिस भी जगह में काम कर रहे, चाहे जो भी जगह में काम कर रहे हो, उधर जॉब रिलेटेड, मशीन रिलेटेड, वर्कपीस रिलेटेड, जितना भी आप लोग का सेफ्टी रूल्स होता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस होता है, वो सब आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू जॉब, मशीन एंड वर्कपीस। मतलब आपका जॉब का रिलेटेड जितना सेफ्टी रूल होता है, मशीन का रिलेटेड जितना सेफ्टी रूल होता है, और वर्कपीस रिलेटेड जितना सेफ्टी रूल्स होता है, इन सब का अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट इसमें से अवॉइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज। एक ऑपरेटर जब ग्राइंडिंग करता है
तो ग्राइंडिंग करते टाइम क्या यूज़ करना चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स यूज़ करना चाहिए। अगर वेल्डिंग का बात करें तो डार्क ग्लास स्क्रीन यूज़ करना चाहिए, वेल्डिंग का टाइम डार्क ग्लास स्क्रीन यूज़ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following parts of a universal surface gauge helps to draw parallel lines along a datum edge। तो इसमें बोल रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज का वो कौन सा पार्ट है जो डेटम एज का साथ पैरेलल समांतराल लाइन खींचने के लिए उसको मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइड पिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछता कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट जो है स्क्राइबर को पकड़ के रखता है, होल्ड करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्नैक। और अगर ऐसे बोलेगा फाइन एडजस्टमेंट के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। Which one of the following types of hammer is used for forming rivet head by spreading the shank of the rivet। तो देखो रिवेट कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। रिवेट अगर आप लोग देखते हैं तो इस शेप का रिवेट होता है, ठीक है। तो ये होता है हेड, ये होता है इसका शैंक, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें इसका टेल भी होता है। तो कोई भी दो प्लेट जब है तो दो प्लेट के बीच में आप लोग को क्या करना पड़ता है, आप लोग को सबसे पहले रिवेट को डाल देना पड़ता है। रिवेट वाला हेड इधर रहता है और जो आप लोग का टेल रहता है वो भी एक शैंक का पार्ट होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफॉर्म करके मतलब फैला के हम लोग क्या करते हैं, इस हेड का जैसा इस हेड को भी हम लोग बना देते हैं। तो ये शैंक मटेरियल को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए हम लोग कौन सा हैमर इस्तेमाल करते हैं, बॉल पिन हैमर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बॉल पिन हैमर का शेप होता है स्पेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द हैंड वाइज इज यूज्ड फॉर। हैंड वाइज मतलब हस्त वाइज हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो हैंड वाइज मतलब क्या, आप लोग बेंच वाइज का नाम सुने जिसको इंजीनियर वाइज कहते हैं। हैंड वाइज जब उससे छोटा काम होता है, मतलब जो हम लोग बेंच वाइज में पकड़ नहीं सकते, जितना छोटा का जॉब है उसको हम लोग बेंच वाइज में जब पकड़ नहीं सकेंगे तब हम लोग हैंड वाइज इस्तेमाल करेंगे। जैसे ड्रिल होता है, की होता है, रिवेट होता है, तो इन सब चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। देखो 2000 एमसीक्यू का सीरीज में सब क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन आप लोगों को दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट 2000 एमसीक्यू का सीरीज अभी तक नहीं देखा, आप लोग जल्दी देख लीजिए। 19th क्लास में आप लोगों का पूरा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों का ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम सेमेस्टर का पार्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसका भी पीडीएफ मैं अपना वेबसाइट पर लॉन्च किया हूँ। तो पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ मिनिमम पे है, उसको पे करना पड़ेगा और आप लोग को पीडीएफ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, और जो भी स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं हम क्लास देख के इसको कॉपी में लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर वीडियो रहेगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों का कि एक बार आप लोग जो स्टूडेंट 2000 एमसीक्यू का वीडियो नहीं देखा, आप लोग जरूर वीडियो देख लीजिए। एक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा बाकी 18 वीडियो भी आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, पीडीएफ भी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग उसको चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पे जा सकते हैं और उसको पे करके आप लोग पीडीएफ को पढ़ सकते हैं डीआरडीओ एग्जामिनेशन से पहले। और नॉट ओनली डीआरडीओ एग्जामिनेशन, ये जब भी कोई भी टेक्निकल एग्जाम में आप लोग चले जाएंगे उसमें आप लोग का ये पीडीएफ आपको एक बार टेक मैकेनिकल को याद करना ही पड़ेगा। मतलब 2000 एमसीक्यू को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और जब भी कोई भी एग्जाम आप लोग देंगे तो उससे क्वेश्चन आप लोग का मैक्सिमम 70 से 80% कॉमन आएगा। 100% मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं इसको मेहनत करके बनाया हूँ। अगर आप लोग देखते हैं इतने दिन से जो आप लोग को 1000 एमसीक्यू पीडीएफ मिलता था ना, तो उसमें क्या था, एक तो उसका आंसर मैक्सिमम गलत होता था और 1000 एमसीक्यू के लिए भी बहुत चार्ज जिसमें आप लोग को पे करना पड़ता था। बट इसमें हम थोड़ा सा चार्ज रखे हैं, क्योंकि अगर बाकी जगह का तुलना से देखते हैं इसका चार्ज हमने कम रखे हैं। क्योंकि हमें भी, आप लोग जानते हैं जब हम स्मार्ट बोर्ड का बात करते हैं आप लोग बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड लेके आइए, स्मार्ट बोर्ड लेके आइए। स्मार्ट बोर्ड के लिए वीडियो जब बनाना है तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्डर की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ सब लोगों को समझना पड़ेगा। तो जब हमने फीस रखा है तो कुछ स्टूडेंट नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट पॉजिटिव फीडबैक दिए और ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए, उसका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। तो जब भी स्मार्ट बोर्ड का बात आता है एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख रुपया हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं अपने तरफ से तो कुछ इन्वेस्ट करूँगा, बट इसीलिए हमने इसमें पीडीएफ पे कुछ चार्ज लगाया है। तो इसको आप लोग ले सकते हैं और हम भी उतना ही आगे बढ़ेंगे इसका स्मार्ट बोर्ड लेने के लिए। ओके, तो आप लोग पीडीएफ को देख सकते हो, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब मैं 2000 एमसीक्यू का सीरीज में डिस्कशन किया हूँ। वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर जिसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट, इसका एक वर्नियर स्केल का डिवीजन, इस चीज़ पे आपको याद रखना है। लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट और एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू तो 1 डिग्री और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू तो 1 डिग्री 55 मिनट। और इसका लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला था 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इन सब क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप में पूछे जाते हैं, तो एक बार में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ईयर्ड इज इक्वल टू, तो इसमें यूनिट चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 ईयर्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर होता है। और एक क्वेश्चन पूछा था द एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज, जो एंगल 90 डिग्री से कम एंगल होता है, तो 90 डिग्री से छोटा एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल या सूक्ष्ममापी कोण हम लोग जिसको कहते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन द मेन स्केल इज ग्रेजुएटेड इन वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज में मेन स्केल कहाँ पे ग्रेजुएट होता है? बीम पर ग्रेजुएट होता है। ओके, जो वर्नियर हाइट गेज का इंटीग्रल पार्ट होता है। और अगर ऐसे पूछता है कि बीम का इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है, तब राइट आंसर हो जाएगा जो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 वर्नियर डेप्थ गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। वर्नियर डेप्थ गेज किस लिए यूज होता है? कौन सा चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है? कोई भी ब्लाइंड होल है, जो अंधा होल होता है, मतलब ऐसे अगर इतना एक वर्क पीस है, इसका टोटल डेप्थ तक अगर हम लोग होल नहीं बनाते, इतना डेप्थ तक अगर होल नहीं बनाते, आधा डेप्थ तक अगर आपको होल बनाना है तो इसको ब्लाइंड होल कहते हैं। तो इसका जब स्टेप या डेप्थ है, अब जब आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा तब वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वाट। 1 HP मेट्रिक में कितना हॉर्स पावर का बराबर होता है? 735.5 वाट का बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स्ड और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ ए लीवर। तो लीवर के एक फिक्स्ड और जो सपोर्टिंग पॉइंट होता है उसका नाम क्या होता है? उसको हम लोग फल्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को क्या पता चलता है कि आप लोग को वर्कशॉप साइंस और कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस के लिए जो निमिक का क्वेश्चन बैंक होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, दोनों PDF दोनों क्वेश्चन बैंक का मैं सोल्यूशन कर दिया हूँ 2 वीडियो में। एक वीडियो में फर्स्ट ईयर और दूसरा वीडियो में सेकेंड ईयर का मैं टोटल जो क्वेश्चंस बैंक उसको मैं सोल्यूशन किया। एक वीडियो का टाइमिंग है 3.5 घंटा, दूसरा वीडियो का टाइमिंग है 4.5 घंटा। तो 2 वीडियोस आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग का वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस में कोई भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे भी आपको देख लेना है। यूट्यूब पर अगर आप लोग सर्च करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, तो मेरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, सेकेंड ईयर का भी देखने को मिलेगा। तो DRDO एग्जामिनेशन से पहले आप लोग एक बार देख लीजिए। Which is एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे क्रोबार होता है वैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन ए लेद मशीन कैरेज मूव्स टू द डैश ऑफ द एक्सिस ऑफ द लेद मशीन। एक लेद मशीन में, एक खड़द मशीन में उसका कैरेज कैसे मूव होता है? उसके एक्सिस का पैरेलल मूव होता है, समांतराल मूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इफ ए माइक्रोमीटर स्पिंडल हैज 0.5 मिलीमीटर पिच ऑफ थ्रेड एंड सर्कुलर स्केल थिम्बल हैज 25 डिवीजन इट्स लिस्ट काउंट विल बी। तो एक माइक्रोमीटर का स्पिंडल में, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें जो बैरल है, बैरल में 0.5 मिलीमीटर उसका पिच है, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू 0.5 मिलीमीटर, और थिम्बल में टोटल कितना डिवीजन है? 25 डिवीजन है। तो आप लोग जानते हैं माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। तो पिच है 0.5 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन 25, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.02 मिलीमीटर। तो आप लोग सोच सकते हैं कि माइक्रोमीटर का तो लिस्ट काउंट 0.01 ही हमने सुना है, 0.001 सुना है, लेकिन 0.02 मिलीमीटर तो नहीं सुना। तो ये भी होता है जब थिम्बल में डिवीजन 25 रहेगा तब। नॉर्मली जब लिस्ट काउंट 0.01 होता है, 0101 मिलीमीटर जब माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है तब थिम्बल में 50 डिवीजन होता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। कुछ स्टूडेंट अगर ऐसे बिना पढ़ के अगर आप लोग आंसर करेंगे कि हाँ ये तो दिया है 0.5 मिलीमीटर और थिम्बल में ऐसा डिवीजन, आप लोग इसको 50 सोचे, तो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर 0.01 करके आ सकते हैं। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डेड माइल्ड स्टील इज। डेड माइल्ड स्टील का कार्बन परसेंटेज कितना होता है? 0.05 से 0.15% तक। ओके, डेड माइल्ड स्टील मतलब माइल्ड स्टील से भी कम कार्बन परसेंटेज इसमें होता है।
ओके, तो ये सब क्वेश्चन मैंने बहुत बार 2000 MCQ का सीरीज में सॉल्व किया हूँ। तो आप लोग एटलीस्ट वीडियो देख सकते हैं। PDF अगर आप लोग को सोचते हैं कि नहीं लेना है तो आप लोग मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ आपको अब बता सकता हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग इसका ओनली DRDO का स्पेशल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि टेक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो 2000 MCQ PDF रिलीज हुआ, ये हर टेक्निकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका साथ अगर आप लोग DRDO का जो टेस्ट सीरीज मैंने रिलीज लॉन्च किया हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ DRDO स्पेशल है, तो उसको भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, वो भी आप लोगों का प्रिपरेशन और भी बढ़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो भी आप लोगों का हो जाएगा। उसमें टोटल आप लोग को 25 सेट मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, एक एक सेट में 120 क्वेश्चन मिलेगा, 80 क्वेश्चन आप लोग का टेक्निकल और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल मिलेगा। एकदम सेम टू सेम CBT पैटर्न पर मैं इसको टोटली बनाया हूँ। जितना भी स्टूडेंट अभी तक इसको एनरोल कर, सभी स्टूडेंट ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, तो उसका लिंक मैं वीडियो में दूंगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग उसको एनरोल कर सकते हैं, नहीं है तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को एनरोल करने का ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़, आप लोग गलत कमेंट मत कीजिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट को लेना कंपलसरी है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि आपको लेना है 100%, बट आप लोग सोचते हैं कि लेना ही है और हमने उसको पे रख दिया, मतलब क्या है, आप लोग कमेंट में उल्टा सीधा बोलेंगे, बट ये बोलना नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएगा वो सभी स्टूडेंट ने एनरोल करेगा, किसी का ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों का क्लास भी यूट्यूब पर चलेगा, GK 1000 क्वेश्चन का भी आप लोगों का सलूशन मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। जब स्मार्ट बोर्ड आएगा तब बोलेंगे नहीं सर आप इतना कुछ किए, स्मार्ट बोर्ड भी आप लेके आ गए हैं तो हम लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बट अभी किस लिए हम कर रहे हैं वो भी आप लोग समझने का कोशिश थोड़ा सा कीजिए। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, द एलॉय ऑफ डुरालुमिन एंड हिंडलम कंटेंट्स। तो इसमें बोला है कंटेंट्स 95% ऑफ, मतलब डुरालुमिन और हिंडलम, इसमें 95% तक क्या रहता है, एल्यूमिनियम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्रेन हुक्स आर मेड ऑफ रॉट आयरन बिकॉज, क्रेन हुक रॉट आयरन से बनता है, क्यों, क्योंकि इसका डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और टफनेस प्रॉपर्टी होता है। ओके, इसीलिए क्या कर सकते हैं, वो क्रेन हुक में वो मटेरियल के हिसाब से हम लोग रॉट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कोरोजन रेजिस्टेंस, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल या कौन सा मेटल कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जंग प्रतिरोधक है, तो राइट आंसर हो जाएगा टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द बेसिक टर्निंग लेथ इज। तो टर्नर स्टूडेंट का लेथ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, जो आप लोग को सबसे आसान टॉपिक होता है टर्नर स्टूडेंट के लिए, आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जिस पे आप लोग का पूरा ट्रेड आधारित है। तो ट्रेड से जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को शायद आसान ही लगता है, क्योंकि जब हम लोग को फिटिंग से क्वेश्चन पूछता तो फिटर स्टूडेंट को क्या अच्छा लगता है, बट टर्नर क्या होता है, ओनली अगर तो टर्नर स्टूडेंट के लिए होता तो बहुत ही उसमें फायदा उन लोगों को मिलता है। तो बेसिक टर्निंग लेथ पूछा था, तो इंजन लेथ या सेंटर लेथ राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एन इरेगुलरली शेप्ड वर्कपीस इज टर्न्ड ऑन ए लेथ। एक इरेगुलरली वर्कपीस है, मतलब एक अनियमित शेप्ड, एक अनियमित आकार के कार्य है, तो उसको जब लेथ में टर्निंग करना पड़ेगा, तो टर्निंग करने के लिए कौन सा होल्डिंग डिवाइस, कौन सा पकड़ने का डिवाइस हम लोग को यूज़ करना है, तो फेस प्लेट ऑलवेज यूज़ होता है अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए, पकड़ के टर्निंग करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द ग्रेजुएशन आर मार्क्ड एट द बेस ऑफ द टेल स्टॉक, मतलब टेल स्टॉक का बेस में ग्रेजुएशन क्या हुआ रहता है। जब हम लोग टेल स्टॉक ऑप्शन मेथड से टेपर टर्निंग करते हैं तो ग्रेजुएशन काम आता है। तो ग्रेजुएशन किस यूनिट में रहता है, मिलीमीटर, इंच, टेपर पर इंच, तो मैक्सिमम स्टूडेंट टेपर पर इंच करते हैं, तो गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट व्हेन कार्बन इज डिजोल्व टू फॉर्म सॉलिड सोल्यूशन इज कॉल्ड। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले क्लियर कर लेना है। जब बोलेगा ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, मतलब हीट ट्रीटमेंट का दौरान जब कार्बन सॉलिड सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है तो इससे क्या कहते हैं, ऑस्टेनेट कहते हैं। और ये जब पहला तीन शब्द जब नहीं रहेगा, जब ऐसा बोलेगा व्हेन कार्बन इज डिजोल्व टू फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन, तब राइट आंसर हो जाएगा फेराइट। ठीक है, जब बोलेगा हीट ट्रीटमेंट का दौरान तब राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, टू इम्प्रूव मैशिनेबिलिटी ऑफ ए
स्टील ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट मेथड इज नोन एज, मतलब हीट ट्रीटमेंट का वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें स्टील का मैसिनिंग करने का एबिलिटी या जो क्षमता है वो बढ़ता है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी में होता है, एनेलिंग प्रॉपर्टी में होता है, क्योंकि एनेलिंग प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, जो हार्ड मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, सॉफ्ट बना देता है। तो सॉफ्ट जब भी होगा तो उसको हम लोग इजीली मैसिनिंग कर सकते हैं, इजीली उसको हम लोग कट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाइल नॉर्मलाइजिंग द वर्कपीस इज कूल्ड इन, नॉर्मलाइजिंग करते टाइम वर्कपीस को हम लोग कैसे ठंडा करते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं इसका राइट आंसर टू रूम टेम्परेचर, या स्टील एयर में रख के हम लोग उसको ठंडा करते हैं। और टर्नर स्टूडेंट का सीएनसी से 4 क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। जैसे एक क्वेश्चन था G00 का कमांड का मतलब क्या होता है, रैपिड मोशन के लिए यूज़ होता है। और भी जैसे M08 से M09 से क्वेश्चन आपको पूछा था, तो 4 क्वेश्चन सीएनसी से पूछा था। इसमें आप देख सकते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड फॉर फीड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में फीड मोशन को देने के लिए कौन सा कमांड यूज़ होता है, G01 यूज़ होता है। सीएनसी मशीन आर नॉट मैनुअली ऑपरेटेड, सीएनसी मशीन को हम लोग मैनुअली हाथ से ऑपरेट नहीं करते। ऑपरेट करने के लिए किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, प्रोग्रामिंग का जरूरत पड़ता है। 3 क्वेश्चन इधर हो गया, और एक क्वेश्चन था M08 या M09 से एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्योंकि इसमें क्या होता है अलग अलग स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजता है, तो क्वेश्चंस का क्या होता है सेटअप, एक क्वेश्चन इधर होता है दूसरा क्वेश्चन अगले पेज में होता है। तो जितना स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजा उसी क्वेश्चंस को मैं प्रॉपर सेंटेंस में बना के आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। राइट हैंड कटिंग टूल मूव इन लेथ मशीन, राइट हैंड कटिंग टूल जो होता है वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं लेथ मशीन का, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ वो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए हॉट स्टील इज कूल्ड रैपिडली द न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म इज नेम्ड एज, मतलब जब हॉट स्टील को हम लोग तुरंत ठंडा कर दे, तो हॉट स्टील मतलब जब भी वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड को पार करता है एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसे ऑस्टेनेट कहते हैं। तो उसको तुरंत ठंडा करने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको मार्टेनसाइट कहते हैं। और ऑस्टेनाइट को जब भी हम लोग तुरंत ठंडा कर देते हैं उसमें जो मार्टेनसाइट बन जाता है, ठीक है, कुछ कुछ क्या होता है उसमें स्टील का कुछ पोर्शन है जो क्या होता है वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, मार्टेनसाइट में नहीं बदल पाता, तो उसको क्या कहता है रिटेन्ड ऑस्टेनेट, मतलब वो ऑस्टेनेट में रिटेन हो जाता है। वो रिटेन मतलब बजाय रखना, तो वो रिटेन्ड ऑस्टेनेट कहते हैं। तो इसको आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग जब कोई भी स्टील को हॉट करता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जब भी पार होता है तो 723 डिग्री पार होने के बाद ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर आता है, तो उसको हम लोग तुरंत ठंडा करने के बाद मार्टेनसाइट में जाता है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर क्या होता है वो मार्टेनसाइट में नहीं जा पाता, ऑस्टेनाइट में रह जाता है, इसको रिटेन्ड ऑस्टेनाइट कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया इसका डाउट। और एक आप लोग जानते हैं 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये होता है हीटिंग के लिए। अगर कूलिंग के लिए पूछाएगा तब राइट आंसर हो जाएगा 693 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो कूलिंग के लिए क्या हो जाएगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 693 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जितना भी डाउट था आप लोगों को मैं क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन व्हिच गेज हैविंग गो एंड नो गो इज इन द सेम एंड, मतलब कौन सा गेज का गो और नो गो एंड एक ही तरफ होता है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज राइट आंसर हो जाएगा। तो गो और प्लग गेज नो गो एंड को पहचान एक ही साइड में अगर जब हो जाएगा तो इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गो एंड को थोड़ा सा लंबा रखते हैं नो गो एंड का तुलना में। तो गो एंड इज मेड लॉन्गर देन नो गो एंड टू आइडेंटिफाई व्हिच इज गो एंड व्हिच इज नो गो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द कंपनी व्हिच डज मोस्ट प्रोडक्शन सेल बी फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, मतलब कोई भी कंपनी जब कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो कौन सा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होता है प्रोडक्शन में, इंटरचेंजेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होता है। मतलब कोई भी आप लोग का एक चीज़ है, अगर आप लोग सोचिए आप लोग का एक पावर बैंक है तो उसमें से कोई भी पार्ट्स अगर क्या हो ख़राब हो गया तो पावर जब भी ख़राब हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे चेंजेबिलिटी अगर एक क्वालिटी रहेगा तो आप लोग उसी चीज़ मतलब उसी सेम सर्किट अगर ख़राब हो जाता है तो उसी लेवल का या उस दूसरा कंपनी का अगर आप लोग सर्किट लगा के ला के अगर आप लोग लगाते तो वो क्या होता फिट हो जाता। ओके, मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं, एक खराब हो गया तो उसी मतलब साइज का और उसी एम्पेयर वोल्टेज जितना भी है तो उसका ये सेम जैसे जब भी लाओगे तो वो उसमें फिट हो जाता है, तो इसको इंटरचेंजेबिलिटी इसको कहते हैं। बट एक क्या होता है एक सिलेक्टिव असेंबली होता है, मतलब जिसका सोचो ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट वाई कंपनी का पावर बैंक है, इसमें कुछ पार्ट खराब हो गया तो इसको जब खराब हो जाएगा तो इसको चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट स्मार्ट वाई का ही कंपनी का सिर्फ और सिर्फ उसका पार्ट चाहिए, तो ये होता है सिलेक्टिव असेंबली। तो सिलेक्टिव असेंबली होता है नॉन स्टैंडर्ड, और जो नॉन सिलेक्टिव असेंबली तो उसमें
उसमें इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी रहती है, जिसमें आप लोग कोई भी पार्ट को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। और प्रोडक्शन में जब भी इंटरचेंजेबिलिटी रहेगा, मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई भी पार्ट अगर खो जाएगा तो उसको इंटरचेंज करके लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, सुविधा होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर ऐसे ही जिसमें इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होगा तो उसका पार्ट अगर खो जाएगा तो उसको फिर पाने के लिए आपको कंपनी से फिर ओरिजिनल ऑर्डर देना पड़ेगा। इसलिए इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन, द अपर लिमिट ऑफ ए कंपोनेंट इज गिवन एज। तो इसमें बोल रहा है कोई भी एक कंपोनेंट है, उसका बेसिक साइज 29 है और उसका अपर डिविएशन 0.02 और लोअर डिविएशन -0.05। इसका अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताया, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हूँ 2000 MCQ का सीरीज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट का फॉर्मूला होता है बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन। ओके, तो बेसिक साइज 29 मिलीमीटर और अपर डिविएशन 0.02 मिलीमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29.02 मिलीमीटर अपर लिमिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेद बेड इज। लेद बेड का स्लाइडिंग सरफेस कैसा होता है, फ्लेम हार्डन होता है। मतलब फ्लेम हार्डनिंग से हम लोग उसका सरफेस को हार्ड करते हैं। ओके, फ्लेम हार्डनिंग के लिए कितना परसेंटेज कार्बन का जरूरत पड़ता है, 0.35 से 0.7% तक कार्बन का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लेद मशीन विथ 4 स्टेप कोन पुली एंड बैक गियर विल हैव। मतलब एक लेद मशीन का अगर 4 स्टेप कोन पुली है तो उसमें तो 4 आप लोगों को डिफरेंट स्पीड मिलेगा, और उसमें अगर बैक गियर भी साथ रहेगा तो टोटल कितना स्पीड आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आपको 4 स्पीड मिलेगा, और बैक गियर जब भी एंगेज करेंगे तो और 4 आप लोग को इनडायरेक्ट स्पीड मिलेगा। तो बैक गियर यूनिट क्या काम करता है, कैसे इसका फंक्शन होता है, तो बैक गियर यूनिट का भी कॉन्सेप्ट मैं 2000 MCQ का सीरीज में क्लियर किया हूँ। जो भी स्टूडेंट 19 तक क्लास को देखा है, 950 क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखो, सभी स्टूडेंट को पता है कि कितना डीपली मैंने उसको डिस्कशन किया और कितने कुछ आपको सीखने को मिला है। और भी इसका जब टोटल सीरीज में 2000 तक कंप्लीट करूँगा धीरे धीरे, तो उसमें भी आप लोग को पूरा टेक्निकल का सब चीज़ मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए टाइम लगेगा। और जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम उसका क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए PDF का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोग उसको पढ़ के प्रिंट आउट करना भी चाहते हैं तो आप लोग उसको खुद से प्रिंट आउट कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग को PDF प्रोवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आप देख सकते हैं, इसमें बोल रहा है व्हिच टाइप ऑफ वॉशर इज यूज्ड फॉर लॉकिंग द नट बेंडिंग द वॉशर अगेंस्ट द साइड ऑफ द नट। तो इसमें बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा एक वॉशर है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नाट को लगाते, कोई भी एक वर्कपीस है, सोचिए कोई भी वर्कपीस है, तो ये नाट को लगाने का टाइम क्या करेंगे, उसका नीचे तो वॉशर देंगे, तो वॉशर को लगाने के लिए वॉशर को बेंड करना पड़ता। तो ये जो भी कॉर्नर होता है, नियरेस्ट कॉर्नर या एज होता है, उसमें हम लोग वॉशर को बेंड करते, उसके बाद नाट को लगाते हैं। तो कौन सा वॉशर यूज़ होता है वैसा, तो टैब वॉशर यूज़ होता है। टैब वॉशर को यूज़ करने के लिए ऑलवेज बेंड करना पड़ता है उसका नियरेस्ट एज या उसका कॉर्नर बराबर। ओके, द शेप ऑफ वुडराफ की इज। वुडराफ की का शेप क्या होता है, जो टेपर्ड सब फिटिंग में यूज होता है, इसका शेप होता है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल या सेमी सर्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट कूलेंट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग द एल्यूमिनियम जॉब। एल्यूमिनियम जॉब का जब ड्रिलिंग करना पड़ेगा तो होल ड्रिलिंग करने के लिए कौन सा कूलेंट यूज होता है। एल्यूमिनियम के लिए टैपिंग करेंगे, रिमिंग करेंगे, चाहे आप लोग ड्रिलिंग करेंगे तो ऑलवेज कूलेंट केरोसिन यूज होता है। और कास्ट आयरन के लिए कोई भी कूलेंट का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें आप लोग का जो सॉलिड लुब्रिकेंट है ग्राफाइट, इसमें ऑलरेडी फ्री ग्राफाइट इसमें मौजूद रहता है। तो जब फ्री ग्राफाइट अंदर में रहता है तो इसके लिए क्या लुब्रिकेंट का जरूरत पड़ेगा। इसलिए इसको जब भी मशीनिंग करना है, कास्ट आयरन को मशीनिंग करने के लिए ड्राई एयर ही काफ़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, साइड वेज ऑफ मशीन आर फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेंट। तो इसमें बोला है मैं कोई भी मशीन का साइड वे जो भी होता है तो उसको फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेंट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, साइड वे में लुब्रिकेंट करने के लिए ऑयल कैन काफ़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर ऐसे ही आपको पूछता कि कोई भी बियरिंग में अगर आपको लुब्रिकेंट करना था, अब क्या करना पड़ेगा, ग्रीस गन का इस्तेमाल आपको करना है। बट इसमें मशीन का साइड वे बोला है तो ऑयल कैन ही काफ़ी रहेगा। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ 4 स्पीड लुब्रिकेशन इज। 4 स्पीड लुब्रिकेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रीस गन होता है, ऑयल गन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, which bush is used when more than one operation has to be performed through the same location of the jig। तो इसमें बोल रहा है वो कौन सा जिग है, कौन सा बूस है जो जिग का सेम लोकेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक ऐसा
मतलब जिग में एक ऐसा बूस होता है जिसका कारण हम लोग उसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं, और एक अलग टाइप का भी बूस होता है, वो भी जिग में अगर फिक्स होगा तो सिर्फ उसमें एक ही ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। मतलब ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग करेंगे, टैपिंग करना है तो टैपिंग करेंगे, डिमिंग करना है तो डिमिंग करेंगे। बट ये जो बूस है जो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, तो कौन सा बूस है जो जिग में फिट होने के बाद एक से ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब वो अगर टैपिंग करेगा तो मिले, वो टैपिंग करने के बाद रिमिंग भी कर सकते हो और ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं स्लिप रिन्यूएबल बूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एज द कार्बन परसेंटेज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील विल। तो कार्बन परसेंटेज जब भी हम लोग बढ़ाते हैं कोई भी स्टील में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, तो डिक्रीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विद द इंक्रीज इन गेज नंबर द थिकनेस ऑफ मेटल। तो जब गेज नंबर बढ़ता है 0 to 36 जिसका रेंज होता है अकॉर्डिंग टू निमी, और अकॉर्डिंग टू एशियन बात करते हैं तो 0 to 40 होता है। तो 0 से जब भी आगे बढ़ता है 36 का तरफ, तो उसका थिकनेस क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टूल मेकर्स बटन आर मेड ऑफ। टूल मेकर बटन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं और ये किस मटेरियल से बनते हैं, इसको डिटेल में मैं 2000 MCQ का सीरीज में बताया हूँ। जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास के वो सभी स्टूडेंट जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का कॉमन है। तो अभी तक जितना भी 48 क्वेश्चन मैं डिस्कशन किया हूँ, सब क्वेश्चन आप लोगों का कॉमन है 2000 MCQ सीरीज से। इसीलिए मैं उसका PDF वैसे बनाया हूँ कि हाँ, इसमें से जब भी आप लोग इस टेक मैकेनिकल का 2000 MCQ ऑफिशियल PDF जब भी आप लोग कोई भी एग्जाम में जाएंगे तो इसको आप लोग पढ़ के जाएंगे, तो आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन उससे कॉमन आ जाएगा। तो टूल मेकर बटन बनता है हार्डन स्टील से। इसका बाद M09 से क्वेश्चन पूछा था, M08 से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है जो कूलेंट ऑन करता है, और M09 क्या करता है, मेन स्पिंडल का कूलेंट को ऑफ करता है। ओके। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, द गेज यूज टू मेजर ए फिलेट ऑफ ए कर्व सरफेस। एक कर्व सरफेस है तो उसका कर्व सरफेस का जब भी आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा तो कौन सा गेज यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियस गेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो रेडियस गेज किससे बनता है, हार्डन स्टील शीट से बनता है। 51 नंबर, द कटिंग एंगल ऑफ ए फ्लैट चीजल फॉर चिपिंग एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम का चिपिंग करना पड़ेगा, चिपिंग किसको कहते हैं, जब आप लोग चीजल और हैमर से जो ऑपरेशन करते हैं उसको चिपिंग कहते हैं। तो एल्यूमिनियम को जब आप लोग फ्लैट चीजल से काटते हैं तो कटिंग एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है, और इसका अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं तो इसका हो जाएगा 22 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालने का फॉर्मूला होता है पॉइंट एंगल डिवाइड बाई 2 प्लस 7 डिग्री। तो इसका निकल जाएगा, आप लोग देखिए 30 है, पॉइंट एंगल डिवाइड बाई 2 प्लस 7 मतलब आ जाएगा 22 डिग्री इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो पॉइंट एंगल आपको जस्ट याद रखना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको याद नहीं रखना, आप कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, ए डबल कट फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग। डबल कट फाइल किस मेटेरियल को फाइलिंग करने के लिए यूज होता है, एक्चुअली हार्ड मटेरियल को फाइलिंग करने के लिए यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। तो स्टील भी क्या होता है, इसमें हार्ड होता है, जिसको फाइलिंग करने के लिए हम लोग डबल कट फाइल यूज करते हैं। जब बोलेगा सॉफ्ट मटेरियल या एल्यूमिनियम वर्कपीस है, उस पर फाइलिंग करने के लिए कौन सा फाइल यूज होगा, तो सिंगल कट फाइल यूज होगा। एल्यूमिनियम जब भी फिनिश करना, जब आपको फाइन फिनिश करना पड़ेगा तो उसमें सिंगल कट फाइल यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, which one of the following is used to hold the straight shank drill having diameter less than 12 मिलीमीटर। तो इसमें स्ट्रेट सैंक ड्रिल का बात करें जिसका स्ट्रेट सैंक ड्रिल का डायमीटर 12 मिलीमीटर से कम है, तो उस ड्रिल को पकड़ने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, ड्रिल चक हम लोग यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ए ग्राइंडिंग व्हील इज मार्क्ड 51A46L 5V23, हेयर डज 5 डिनोट। तो इसमें 5 क्या इंडिकेट कर रहा है ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन में, तो 5 इंडिकेट कर रहा है स्ट्रक्चर को, क्योंकि आप लोग जानते हैं सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव, उसका बाद होता है टाइप ऑफ एब्रेसिव, उसके बाद ग्रेन साइज, उसका बाद आप लोग का होता है ग्रेड, उसका बाद स्ट्रक्चर, उसका बाद टाइप ऑफ बॉन्ड, उसका बाद होता है मैन्युफैक्चर्स ओन मार्क। तो इसमें हम सब कुछ बता दिए आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, which range of cutting speed is set for turning mild steel using HSS tool। हाई स्पीड स्टील टूल से जब आप लोग माइल्ड स्टील का आप लोग टर्निंग करते हैं, लो कार्बन स्टील जिसको कहते हैं, उसका टर्निंग करने का कटिंग स्पीड कितना होता है, रिकमेंडेड कटिंग स्पीड 35 से 50 मीटर पर मिनट का बीच में होना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, which of the following operation is not done on a workpiece held between center। मतलब इनमें से कौन सा ऑपरेशन को हम लोग लेद मशीन का 2 सेंटर के बीच में हम लोग पकड़ के नहीं कर सकते। तो पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन, जब कोई भी पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कोई भी एक चीज़ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते टाइम
इसको हम लोग कहते हैं वर्टिंग ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें दो सेंटर का बीच में जो आपको पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ता। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम करेगा, उसका ऑपोजिट में काम करेगा। तो ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं फ्रिक्शन का कारण ही हम लोग जहाँ पे भी हम लोग खड़ा होते हैं फ्रिक्शन का कारण ही होता है। कहीं पे हम लोग चल पाते हैं तो फ्रिक्शन का कारण होता है। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग चलना स्टार्ट करते चलते ही रहते हैं। अगर हम लोग बैठे रहते तो हम लोग बैठे ही रहते हैं। तो ये फ्रिक्शन का कारण भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड मेक्स इट थ्रू ए मूव्स इट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो इसमें बोल रहा है कोई भी बॉडी में अगर 1 न्यूटन फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करें, तो कोई भी एक वर्कपीस उसमें अगर हम लोग 1 न्यूटन फोर्स दे दिया है और कितना डिस्टेंस गया है, वो गया है 1 मीटर डिस्टेंस। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्टेंस 1 मीटर है। तो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा 1 इंटू 1 करने के बाद। तो 1 न्यूटन मीटर मिलीमीटर किसका बराबर होता है, 1 जूल का बराबर होता है। तो 1 जूल मतलब क्या होता है, हम लोग तब कार्य करते हैं, मतलब वर्क तब होता है, जिसको हम लोग वर्क डन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट की स्केल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है C/5 इजिकल टू F-32/9। तो फॉर्मूला लगाने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, ट्यूब माइक्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ट्यूब माइक्रोमीटर किस लिए यूज़ होता है, तो ये भी 2000 MCQ का सीरीज में सॉल्व किया हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 2000 MCQ सीरीज बिल्कुल देखिए। उसका भी लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ट्यूब माइक्रोमीटर यूज़ होता है कोई भी ट्यूब या बैरल है उसका वॉल थिकनेस को मेजर करने के लिए। पिच ऑफ थ्रेड इज चेक्ड बाई, कोई भी थ्रेड का पिच को या प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इन ए डबल कट फाइल द एंगल ऑफ अपकट इज। डबल कट जो फाइल होता है उसमें जो ऊपर जो काट रहती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अपकट कहते हैं, उसका एंगल होता है 51 डिग्री। और नीचे जो कट होता है इसको हम लोग कहते हैं ओवर कट, जिसका एंगल होता है 70 डिग्री। और सिंगल कट फाइल के लिए एक ही काट होता है जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, एक ट्विस्ट ड्रिल या एंड, जो भी ड्रिल आप लोग को नाम में बताता, तो ये होता है एंड कटिंग टूल, मतलब ये एंड से काटना स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी मैं 2000 MCQ सीरीज में कंप्लीट किया हूँ। साइड कटिंग टूल क्या होता है, एंड कटिंग टूल क्या होता है, सब डिटेल में मैं आप लोग को बताया हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। द टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड इन ड्रिलिंग हार्ड मटेरियल विथ हाई कटिंग स्पीड, मतलब कौन सा ऐसा ड्रिल मटेरियल है जहाँ हम लोग को हार्ड मटेरियल है और हाई स्पीड में कटना पड़ेगा, तब वो ड्रिल मटेरियल यूज़ होता है। तो कार्बाइड टिप टूल यूज़ होता है जब हार्ड मटेरियल है और हाई स्पीड में जब कटिंग करना पड़ेगा, तो कार्बाइड टिप टूल इसके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक। तो आप लोग जानते हैं डाई को होल्ड करने के लिए डाई स्टॉक का जरूरत पड़ता है, जैसे टैप को होल्ड करने के लिए टैप रेंच का जरूरत पड़ता है। तो डाई स्टॉक का बीच में क्या होता है, एक सेंटर स्क्रू होता है, उस किस लिए होता है, तो उसका डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप लोग एक्सटर्नल थ्रेड काटेंगे तो सेंटर स्क्रू से आप लोग को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाना है, और क्या होगा, उसका जो टीथ होगा तो आगे बढ़ेगा और वो धीरे धीरे क्या करेगा, एक्सटर्नल थ्रेड को बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द सरफेस कटिंग स्पीड इन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को क्लास में बताया हूँ। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का सरफेस स्पीड कितना होता है, सरफेस कटिंग स्पीड होता है 20 to 30 मीटर पर मिनट। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग सेंटरलेस ग्राइंडिंग कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए 2000 MCQ सीरीज आप लोग फॉलो कीजिए। नेक्स्ट नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है, 66 तक की क्वेश्चन मैं कलेक्शन कर पाया हूँ, क्योंकि अगर फिटर ट्रेड होता तो उसमें ज़्यादा स्टूडेंट होता, उसमें एक्टिव ज़्यादा रहता और वो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन भेजता। क्योंकि सभी टर्नर का स्टूडेंट कम होता है, इसीलिए इतना ही क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया। फीटर ट्रेड का जैसे बहुत सारा क्वेश्चन टेक्निकल में उसमें मैं बता पाया था, बट टेक्निकल टर्नर ट्रेड में 66 क्वेश्चन मैं टेक्निकल में बता पाया हूँ। इसका बाद नॉन टेक्निकल आप देख सकते हैं, और नॉन टेक्निकल में आप लोग का पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएगा 100%।
तो इसको आप लोग अच्छे से फॉलो करके जाना। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहला बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कब संशोधन किया गया था, तो 1951 में किया गया था। और इसमें बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअरिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स इज, मतलब 21 साल से 18 साल में वोटिंग एज को कम करने के जो कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन था, संवैधानिक जो संशोधन था, तो कितना नंबर संशोधन में था, 61th अमेंडमेंट में इसको किया गया था। ठीक है, जिसमें एक कैंडिडेट जिसका एज मतलब पहले 20 वर्ष में वोट दे सकता था, अभी वो 18 ईयर्स में वोट दे सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन हिस्ट्री से था, तुजुक ई बाबरी वॉज रिटन बाई बाबर इन, मतलब तुजुक ई बाबरी एक बाबर का लिखा हुआ बुक है, किस भाषा में है, तुर्की भाषा में, तुर्किश। ओके। और एक क्वेश्चन डैम से पूछा गया था, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, भारत में सबसे लंबा डैम कौन सा होता है, हीराकुंड। और अगर हाईएस्ट बोलता तब राइट आंसर हो जाएगा तेहरी होता है, जो उत्तराखंड में है। 5th नंबर क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज, बुद्धिस्ट काउंसिल पहला बार कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, राजगृह में ऑर्गेनाइज किया गया था। 6th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, कोई भी एक मरीज अगर ट्यूबरक्यूलोसिस से भुगता है तो उसके लिए उसका कौन सा पार्ट डैमेज होने का कारण ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, लंग्स अगर डैमेज हो जाता है तो लंग्स डैमेज होने मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या होता है, लंग्स डैमेज हो जाता है। ओके। 7th नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मैथ का क्वेश्चन जिसमें इसमें टाइप करके लाया, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, एग्जैक्ट वैल्यू इसमें याद नहीं है। और ऐसा भी एक क्वेश्चन था सेम टू सेम इसमें दिया गया था, इसमें आप देख सकते फॉर्मूला आगे ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे आप देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्या होगा, उसका साथ इसका कट जाएगा, तो जस्ट आपका वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब हो जाएगा 0.89 प्लस 0.65। ओके। इसका बाद आप लोगों का एक सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, जिसका प्रिंसिपल 5000 है और 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और इसका इंटरेस्ट 1500 रुपये बने। तो ऐसा इसका एक मैथ था, बट इसका डिजिट थोड़ा मैं चेंज करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन का एग्जैक्ट डिजिट किसी ने भी भेजा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इंटीजर्स ऑफ 6 इज, मतलब 6 का टोटल 5 इंटीजर क्या होगा, 6, उसका बाद 12, उसका बाद 18, उसका बाद 24, उसका 30, उसका बाद क्या बोला, उसका टोटल इंटीजर का एवरेज क्या हो जाएगा, तो टोटल 5 को जोड़ देना और उसका बाद उससे 5 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ऐसे एवरेज चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और टाइम एंड वर्क चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था, ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 12 डेज, मतलब ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हो, बी और सी एक काम को 15 दिन में कर सकते हो, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हो। तो अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ अकेला ए काम करता है तो कितना दिन में कंप्लीट कर सकते, एक क्वेश्चन था। इसके बाद प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन था कि ऐसा एक आप लोग का टोटल नंबर दिया गया था 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जस्ट एग्जाम्पल है, उसमें एक संख्या का प्लेस वैल्यू पूछा था। प्लेस वैल्यू मतलब क्या है, जहाँ पे जो आपको पूछेगा, इधर अगर आपको 4 पूछा मतलब 4 कहाँ पे है, इधर आपका 4 है, 4 के बाद क्या हो जाएगा, बाकी जितना भी संख्या है सब 0 हो जाएगा। ओके, तो इधर आप देखिए इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 0। और इसके बाद अगर 5 का पूछेगा तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का जगह 1 होगा, उसके बाद 0 0 0, ये प्लेस वैल्यू हो जाएगा उसका। समझ में आ गया। इसके बाद एनालॉजी से क्वेश्चन था, रसिया इजिकल टू अगर रूबल होता है, इराक इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो इसका आप देख सकते करेंसी का बात कर रहे हैं तो इराक का करेंसी होता है डायनार। ठीक है, इसका बाद आप और देख सकते बी एफ जी इजिकल टू ई आई जे, देन आर वी डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें +3 करके आपको ऐड करना पड़ेगा, तब इधर आ जाएगा, बी से +3 करेंगे तो सी डी ई, एफ से जी एच आई, जी से एच एम जी एच आई जे। ठीक है, मतलब इधर एच आई जे +3, तो +3 करके आगे बढ़ रहा है तो इसको भी करना पड़ेगा। ऑड ऑन आउट से क्वेश्चन था, कार स्कूटर हेलीकॉप्टर साइकिल, कार हेलीकॉप्टर स्कूटर फ्यूल से चलता है, बट साइकिल क्या होता है, वो फ्यूल का जरूरत नहीं पड़ता। ब्लड रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, एरोप्लेन ट्रेन और ट्रेवल। ट्रेवल अगर करते हैं बड़ा सर्कल तो एरोप्लेन क्या होगा, उसमें से एरोप्लेन में भी हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं और ट्रेन में भी हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन था, आर्टिकल प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन था, वॉइस चेंज से आप लोगों का इंग्लिश में क्वेश्चन था, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से इंग्लिश में क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतना ही अल्टरनेट का मैं कलेक्शन कर पाया था।
और ये सब क्वेश्चंस को मैं आप लोग के प्रोवाइड कर किया क्योंकि एग्जाम आप लोग का नज़दीक है, तो इसको मुताबिक आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज का बारे में मैं आप लोग को बताया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ DRDO एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें फीटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर ग्राइंडर स्टूडेंट इसमें इसको एनरोल कर सकते हैं। और जो आप लोग का PDF है टेक मैकेनिकल का ऑफिशियल 2000 MCQ, वो आप लोग का हर टेक्निकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये था आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।